हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग अपने परिवार मिशन 50 में। आज हम लोग जैसे कल हम लोग जो क्लास किए थे भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, उसके बाद आज हम लोग वहाँ से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें हम लोगों ने 1773 का एक्ट देखे थे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखे थे, उसके बाद 1786 का अधिनियम देखे थे, 1793 का अधिनियम देखे थे, 1813 देखे थे, 1833 देखे थे और 1853 देखे थे। यानी कल जो हम लोगों ने देखा था उसको यहाँ पर समझिए। कल हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिए थे, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखे थे, उसके बाद 1786 का पिट्स एक्ट देखे थे, उसके बाद 1793 का एक्ट देखे थे, फिर 1813 का चार्टर एक्ट देखे थे, फिर 1833 का देखे थे, फिर हम लोग देखे थे 1853 का चार्टर एक्ट। यानी 93, 13, 33 और 53 इन सारे को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट बोलते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, चार्टर एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग 1853 में मैंने दो बात बताया था कि इसमें बोला गया था कि अब किसी भी समय जो कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी, कंपनी जो शासन कर रही थी उसके शासन को अब किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा। और शासन को समाप्त करके अब जो शासन कहाँ पे दे दिया जाएगा? ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाएगा। इतना मैंने कल बात किया था आप लोग को। आज हम लोग यहाँ से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे 1858 का एक्ट। ये 1858 का भारतीय शासन अधिनियम भी हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 का, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है ना। तो भारतीय शासन अधिनियम हम लोग यहाँ से देखेंगे 1858 का अधिनियम, ठीक है। अच्छे से आप लोग यहाँ पे देखने का। पिछले क्लास जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी कोई डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो हमसे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमसे सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम यहाँ पे जो है इसमें बोला है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है। तो पहला है कि 1858। अब इसके पीछे थोड़ा कारण समझिएगा। सबको पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज थोड़ा बहुत सहम गए थे, डर गए थे। इसी डर को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अब बोला कि भाई तुम केवल कंपनी जो है वो व्यापार करेगी, इसके अलावा इसको कोई लेना देना नहीं है। अब ब्रिटिश संसद डायरेक्टली अब भारत के राजनीतिक या सामाजिक हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो 1858 का अधिनियम में पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरा पावर किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि कंपनी को अब यहाँ पे सारे चीजों को देखने के लिए, भारत में सारी चीजों को देखने के लिए एक नया पद सृजित किया गया। नया पद
सृजित किया गया उसका नाम क्या था? भारत सचिव। भारत सचिव का पद हम लोग लाए, ठीक है ना, भारत सचिव का पद लाए। और भारत सचिव के पद के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद, जिसको बोलते हैं हम लोग भारतीय परिषद भी बोल सकते हैं, का गठन किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें अब ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया और भारत सचिव का पद एक लाया गया, ठीक है ना। और भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद गठित किया गया, ठीक है ना। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बोलिए या कहीं कहीं दे देता है भारतीय परिषद, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय परिषद का पद लाया गया, भारतीय परिषद का पद लाया गया। तीसरा पॉइंट इसमें है, और अब ये बोला गया कि भारत सचिव का जितना भी खर्चे होंगे, ठीक है ना, सचिव के जितने भी व्यय होंगे, सचिव पर जितना भी व्यय होगा, सचिव का जो व्यय होगा, यानी सचिव पे जो पैसे खर्च किए जाएंगे, वो 15 सदस्यीय लोग और भारतीय परिषद जितने भी लोग इसमें पैसे खर्च किए जाएंगे, उसका जो व्यय होगा, सचिव का जो व्यय होगा, वो भारत से दिया जाएगा। और उसके लाया गया, बोला गया होम चार्जेज, एक नया पद दिया गया, फिर लाएगा होम चार्जेज। सचिव का व्यय अब कहां से दिया जाएगा? भारत से दिया जाएगा, उसके लिए शब्द लाया गया होम चार्जेज। तीसरा बात 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, सबको पता है कि 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई थी, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की गठन किया, 2 ऑर्गेनाइजेशन को गठन किया गया था। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही भारत सचिव का पद लाया गया, भारत सचिव के पद के साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना चीजें आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट हो, तो एक बार यहां से किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप हम जरूर पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखेंगे, भारत सचिव का पद लाया गया और बोला गया कि भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब हम लोग क्या कहेंगे? वायसराय कहेंगे। और भारत के पूछेगा कि भारत के प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय बने। वायसराय का मतलब होता है कि ये ब्रिटिश संसद का एक प्रकार से चमचा मान लीजिए, हम लोग कह सकते हैं, या प्रतिनिधि मान सकते हैं, वो यहाँ पे वो काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसी गठन किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के गवर्नर जनरल को अब हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को हम लोग वायसराय कहेंगे। और पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। वही लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के विद्रोह में भारत उधर से गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को अब वायसराय बना दिया गया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझ में आ रही होगी चीजें।
अगर किसी को कोई डाउट हो, तो हमसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम। अठारह सौ इकसठ का अधिनियम, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 1861 का जो अधिनियम है, इसमें हम लोग को 3-4 बातों को समझना है। कल मैंने बोला था कि 1833 में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। तो 1861 में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, और वह विधि सदस्य 18 कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है ना। और 1853 में उनको क्या किया गया? उनको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसी तरह 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति की गई। यानी अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि गवर्नर जनरल के परिषद में पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की। अब कितने हो गए? अब टोटल 5वें विधि सदस्य, 5वें सदस्य थे ये गवर्नर जनरल के परिषद में, या 5वें सदस्य के रूप में नियुक्ति। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। वो कौन से सदस्य थे? 5वें नंबर के। दूसरा पद यहाँ बात करेंगे हम लोग 1861 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि गवर्नर जनरल को, वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में, ठीक है ना, यहां पे बोला गया कि वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 6, यानी कम से कम मिनिमम 6 तथा मैक्सिमम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। समझेंगे अच्छे से। फिर बोल रहा हूं कि 1861 का अधिनियम में बोल रहा है कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो 5वें नंबर हो गए। विधानसभा की स्थापना की गई, और वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 6, कम से कम 6 तथा मैक्सिमम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। और इसमें एक कंडीशन लगाया गया कि वायसराय जितने भी सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, उसमें से कम से कम आधे सदस्य, आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, गैर सरकारी होने चाहिए। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? अगर किसी को डाउट होगा, चलिए गुड इवनिंग, प्रणाम, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पे एक बात रखा गया कि बोला गया कि वायसराय
किसी विकट स्थिति में, वायसराय किसी विकट स्थिति में, विकट स्थिति में, स्थिति में, स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश, अध्यादेश को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भी, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है ना। तो यह जो अध्यादेश जारी करने की जो शुरुआत की गई थी वो 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1861 के अधिनियम के द्वारा ही इसे शुरुआत की गई थी। तो क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से कि अगर पूछेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-4 सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1861 पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई। दूसरा सवाल पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह वायसराय एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो भी जो आंसर होगा वो भी 1861 का ही होगा अधिनियम। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग 1892 का अधिनियम। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 1892 का अधिनियम। 92 का 1892 का अधिनियम, ठीक है ना। 1892 का अधिनियम, तो 1892 का अधिनियम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह 1861 के अधिनियम में ये बोला गया कि वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, उसी तरह इसमें बोला जा रहा है कि वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। और इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया कि इसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य है। गैर सरकारी होना अनिवार्य है। तो 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें 1892 के अधिनियम के द्वारा। 1892 के अधिनियम के द्वारा हम लोग क्या देखें कि वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। और जितने भी सदस्यों की नियुक्ति करेगा, 10 करे, 11 करे, 12, 14, 15, जितना भी करे, उसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर सवाल है कि सर कि गैर सरकारी होने का मतलब क्या होता है। गैर सरकारी होने का सिंपल मतलब ये हुआ, गैर सरकारी होने का सिंपल मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बड़े बड़े राजघराने के लोग हैं, वैसे लोगों को अगर नियुक्ति की जा रही है यहाँ पे, तो उसी को यहाँ पर गैर सरकारी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। उसी को हम यहाँ पे गैर सरकारी का दर्जा हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसी में हम लोग अगला देखेंगे कि इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत
इसी अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, इलेक्शन सिस्टम, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, इसी के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की, ये नहीं बोला है कि निर्वाचन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करने के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को, अब यहां पे बोल रहा है कि भारतीय सदस्य को कहां पे, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। क्या होता है बजट, जो भी वर्तमान में जो बजट आता है तो सभी लोग बैठ कर उस पर बहस करते हैं। उस टाइम भारतीयों को बजट पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। जितना बजट आता था, कैसा बजट था, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं था। तो अब यहाँ पर दिया गया, चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, बहस कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर भारतीय लोगों को अभी भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो सामान्य स्थिति है, जो सामान्य लोगों के लिए जरूरी है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इस टाइप के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। इंपॉर्टेंट पे नहीं, फाइनेंस पे नहीं, वित्त पे नहीं, रेलवे पे नहीं, रक्षा पे नहीं, ये सारी चीजों पे नहीं दिया गया था। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन देखिए, अभी बता दूं, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लासेज यूट्यूब पे अगर चल रही है, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे चल रही है या नहीं चल रही है, अगर क्लासेज यूट्यूब पे चल रही है तो ध्यान देने की बात है कि जो भी लोग आज क्लास ज्वाइन करेंगे उनको क्लासेज बहुत ही कम समझ में आएगी, क्योंकि कल आधा चीज़ों को मैंने बता कर रखा है, ठीक है ना। कल मैंने आधा चीज़ों को बताया है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार तुम क्या बता रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो पहले वो वाला क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद जब ये क्लासेज को देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी समझ में आएंगी, ठीक है ना। इसीलिए दूसरा बात है कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्लासेज 1-2 दिन में बहुत अच्छे समझ में आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको टीचर का एग्जाम देना हो या बीपीएससी का एग्जाम देना हो, पॉलिटी इसके बाहर से सवाल नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस ये ध्यान देने की बात है कि जो चीज़ों को मैं बता रहा हूं बार बार, उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। जितना बार आप मोर टाइम्स रिवीजन करेंगे, जितना भी रिवीजन करेंगे, बार बार चीज़ों को रिवीजन करेंगे, चीज़ें उतना ही आपके लिए आसान होगा, चीज़ों को समझने में मजा आएगा। और उसके बाद जाकर तुरंत आपको प्रीवियस ईयर सवाल भी करना है। जब जाकर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रीवियस ईयर सवाल बनाएंगे, तो चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे, घबराना नहीं है। फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो घबराना नहीं है कि अरे सर तुम क्या बता रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। एकदम कीप पेशेंस एंड वॉच, ठीक है, कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ।
प्रीवियस ईयर जरूर बनाने का प्रयास करेंगे कि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे सवाल आपसे नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। अब यहाँ पे है कि भारतीय शासन अधिनियम 1909 के भारतीय शासन अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो भारतीय शासन 1909 के अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये जो मार्ले थे उस टाइम भारत सचिव के पद पर थे। जो मार्ले थे वह भारत सचिव के पद पर थे, भारत सचिव के पद पर थे। और जो मिंटो थे उस टाइम वो वायसराय थे, भारत में वो वायसराय थे। तो दो बात यहां पे चीजें समझ में आ गई और सबको पता है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे कि चीजों को क्या बताई जा रही है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा चीजों को क्या समझना है हम लोग को कि 1905-1906 में बंगाल विभाजन किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन क्यों किया गया? बंगाल विभाजन इसलिए किया गया कि अंग्रेज, वहां पे बंगाल को विभाजित करना बहुत ही आसान था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल वाला जो हिस्सा था वो मुस्लिमों के लिए मुस्लिम बहुल एरिया था और जो पश्चिमी बंगाल हिस्सा था वह हिंदू बहुल एरिया था। तो उसको डिवाइड करना बहुत ही आसान था अंग्रेजों के लिए। और अंग्रेज मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे कि ताकि अगर जो मुस्लिम हम लोग को समर्थन दे देंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी हम लोगों के लिए। इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए 1905 में अक्टूबर में बंगाल विभाजन कर दिया गया। लेकिन 1909 में क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, 1906 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 9 में एक सुधार लाया गया 1909 के भारतीय शासन अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। जो मार्ले था उस टाइम भारत सचिव के पद पे था और जो मिंटो था उस टाइम भारत के वायसराय के रूप में कार्यरत था वो। ठीक है, यहां पर क्या किया गया कि तुरंत मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। बहुत ही बड़ा ये स्टेप था अंग्रेजों के लिए। और यहाँ इसका मतलब होता क्या है, पृथक निर्वाचन का मतलब होता क्या था, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पृथक निर्वाचन का सिंपल मतलब होता है कि अब अंग्रेजों के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई, सॉरी मुस्लिमों के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम भी कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट भी केवल मुस्लिम ही उसको करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा समझना है। दूसरा बात है 1909 का अधिनियम में दूसरा जो पॉइंट है, विधानमंडलों के आकार की शक्ति में वृद्धि की गई। तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। शक्ति में वृद्धि की गई, शक्ति में वृद्धि की गई। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, चीजों को थोड़ा समझना है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होंगे। ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होंगे और वोट भी केवल मुस्लिम ही करेंगे। ठीक है ना, तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए
सीट को आरक्षित किया गया, सीट आरक्षित किए गए, सीट आरक्षित की गई। तो मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित की गई, और सीट आरक्षित का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट भी केवल मुस्लिम ही करेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919, ठीक है ना, 1919 अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है ना, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारतीय 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को ही हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसी को हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, तो जो मोंटेग्यू थे इस टाइम भारत सचिव के पद पर थे। भारत सचिव के पद पर थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वह भारत के वायसराय के रूप में कार्यरत थे। वायसराय, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझना है। इसके अधिनियम द्वारा बताया गया केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र में दो सदन स्थापित किए गए, केंद्र में दो सदन स्थापित किए गए। कौन कौन? पहला सदन था विधानसभा, ठीक है ना, क्या नाम था उसका? विधानसभा। या दूसरा था, पहला है उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन, पहला था उच्च सदन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और तो दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, केंद्रीय विधानसभा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? केंद्रीय विधानसभा, इसको लिखते भी चलेंगे अगर इच्छा होगा तो। उच्च सदन में टोटल सीटें कितनी दी गई थी? टोटल 60 सीट दिए गए, और विधानसभा में 144 सीट, 144, ठीक है। तो यहां पे दो बात हम लोग को समझ गए कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, उनके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाने का सिंपल मतलब हुआ कि केंद्र में दो सदन, दो हाउसेज स्थापित किए गए। एक उच्च सदन होता है, दूसरा निम्न सदन होता है। उच्च सदन को केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद में टोटल 60 सीट थे,
और केंद्रीय विधानसभा में टोटल 144 सीट लाई गई या 44 सीटों को बनाया गया। उसके बाद कोई दिक्कत है? इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट इसी में, और इसी अधिनियम के द्वारा इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुई। वहां पे बात कर रहा है, समझिएगा, यहां पे बोल रहा है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब कि दो आदमी का शासन किया गया। एक अंग्रेज शासन करेंगे और एक वहां के लोकल जो राजा होंगे वो शासन होगा वहां पे, ठीक है ना। तो केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और प्रांतों के विषयों को, अगला पॉइंट बोला कि इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन भाग थे? पहले कौन बोलते हैं? आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है ना। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू करके प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया आरक्षित विषय और दूसरे को बोला गया हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय था, यहां पे बात समझिएगा, यहां पे जो आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय, इस पे कानून केवल गवर्नर जनरल के अंतर्गत या वायसराय, इस पे कानून केवल गवर्नर जनरल ही बना सकते थे। यानी आरक्षित विषय यह वायसराय के अंतर्गत था, वायसराय के अंतर्गत था, वायसराय के अंतर्गत था। और यहां पे एक सवाल पूछता है कि यह जो है यह उत्तरदायी नहीं था, यानी यह कुछ भी कानून बनाएगा, कुछ भी होगा, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया वह भारतीय लोगों को दिया गया। भारतीय लोगों को दिया गया, और यह उत्तरदायी था। यह क्या था? यह उत्तरदायी था। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग अच्छे से? कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, एक बार पूछेंगे, हमसे बताएंगे जरूर। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार हमसे बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंतर्गत ही 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। और 1909 के अधिनियम के आधार पर 1909 में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो क्या इस बात को आप लोग इतना समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? किसी कोई डाउट है? किसी कुछ भी डाउट हो एक बार हम सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सवाल को आगे मैं लेकर बढ़ूंगा। यहाँ पे फिर समझा दे रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट वही इंपॉर्टेंट है कि इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र में 2 सदन स्थापित किए गए। केंद्र में 2 सदन स्थापित किए गए। एक को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन, जिसको केंद्रीय विधान परिषद भी कह सकते हैं, और दूसरे को बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधान परिषद, जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, उसमें टोटल 60 सीट बनाए गए और केंद्रीय विधानसभा के लिए टोटल 144 सीट का ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन को लाने का प्रयास लाया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू होने के बाद प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दी गई। प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया आरक्षित विषय और दूसरे को बोला गया हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पे कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया, आरक्षित विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, वो दिया गया वायसराय को। ठीक है। और हस्तांतरित विषय पे कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया, वो दिया गया भारतीय लोगों को। लेकिन जिस पे वायसराय कानून बनाएगा वह उत्तरदायी नहीं है, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन भारतीय लोग अगर कानून बना रहे हैं तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बात को हम लोग को समझना है अच्छे से। ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। याद करेंगे 1892 के अधिनियम के द्वारा चुनाव का पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वहां पर यह नहीं बताया गया कि चुनाव किस प्रकार का चुनाव होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब कुछ टाइम अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन 1919 में यह क्लियरली बोल रहा है, 1919 का अधिनियम के द्वारा यह बता रहा है कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव, जिसको डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में बात बोलते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन अपनाया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बोला है कि इसी अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल, यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से। और इतना अगर समझ गए तो हम लोग आगे देखेंगे 1935 का अधिनियम। (1935) का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा 1935 का अंग्रेजों ने पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण किया, अखिल भारतीय संघ। इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, जिसको हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन बोलते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। सवाल बहुत बार पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। दूसरा बात यहाँ भी याद करेंगे हम लोग
कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो सवाल पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किए गए थे उस प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। तो सवाल पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब प्रांतों को स्वायत्तता कब दे दी गई? इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसी अधिनियम में कि इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दी गई। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र के विषयों को दो भागों में बांट दी गई। दो भागों में बांट दी गई। केंद्र के विषयों को दो भागों में बांट दी गई। कौन कौन विषय? वहीं एक था आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो थे वो किसके अंतर्गत थे? तो वायसराय के अंतर्गत थे। वायसराय के अंतर्गत थे। और यह उत्तरदायी भी नहीं था। और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? तो हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। भारतीयों को दिया गया। और ये लोग उत्तरदायी थे। ठीक है ना, ये लोग उत्तरदायी थे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? और इस अधिनियम के द्वारा तीन प्रकार की सूचियां,
सूची, जिसको हिंदी में लिस्ट बोलते हैं, तैयार की गई 3 प्रकार की सूची। कौन कौन? एक को बोलते हैं केंद्रीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है ना। और इसी के द्वारा उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग किया गया। ठीक है। और यहां पे हम लोग बात करेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कौन था? आरबीआई, तथा एक केंद्रीय बैंक तथा एक केंद्रीय न्यायालय, एक केंद्रीय बैंक तथा केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना हुई। ठीक है। यहाँ पे पूछता भी है कि बहुत बार पूछता है कि इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी 1935 के अधिनियम को 1935 के अधिनियम को 1935 के अधिनियम को 35 के भारतीय शासन अधिनियम को भारतीय शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, ठीक है ना, या अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी इन्होंने बोला है। किसको? 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी बोला है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर किसी कोई डाउट हो, तो एक बार हमसे पूछ लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, अनुसूची। इस भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, उन सारे अनुसूचियों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। अनुसूची, चाहे अनुसूचियां, जिसको लोग बोलते हैं शेड्यूल। तो इसके बारे में पहले हम लोग 3-4 बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि जब संविधान हम लोग का बनकर तैयार हुआ उस टाइम, यानी मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी।
कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 2 पॉइंट यहीं से हम लोग याद रखना है। पूछेगा कि ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ओरिजिनल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी 4 को टाइम टू टाइम जोड़ा गया, 4 को टाइम टू टाइम जोड़ा गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, किस अनुसूची में क्या क्या बातें की गई है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही रिवीजन क्लासेज है, थोड़ा क्लासेज फास्ट चलेगी, तो जो लोग एकदम नए होंगे उन लोग बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करना होगा। मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जब तक चीज़ों को आराम से समझने का प्रयास नहीं करेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत इजी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग यंग होंगे, जिनको जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे होंगे या जो पहले पढ़े होंगे, उनको समझ में नहीं आई होगी। अगर वो थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे अभी चीज़ों पे, तो चीज़ें आप लोग आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक है ना, तो चीज़ें आराम से आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि अनुसूची यानी शेड्यूल फर्स्ट में क्या बात करता है। शेड्यूल फर्स्ट यानी अनुसूची फर्स्ट में क्या है। शेड्यूल 2 में क्या है। शेड्यूल 3 में क्या है। शेड्यूल 4 में क्या है। इन सारे चीज़ों में क्या क्या दी गई है, तो पहले हम लोग 4 चीज़ों को समझना है। शेड्यूल फर्स्ट में भारत के बारे में बात कर रहा है, भारत, जिसमें राज्य के बारे में बात करता है और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो अभी पता है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची 2 में क्या है। ये बात कर रहा है, अनुसूची 2 में बात कर रहा है कि वेतन और भत्ते, किनके वेतन भत्ते, जो भी संवैधानिक पद पे हैं, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, सीजीआई हो गए, जितने भी लोग हैं, कैग हो गया, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को, जो लोग भी संवैधानिक पद पे हैं, उन सारे लोगों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहा है। वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहा है। तो शेड्यूल 2 में बात करता है वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहा है। सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन एवं भत्ते, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस। अब बोल रहा है कि जो लोग वेतन लेंगे, जो लोग भत्ते लेंगे, तो उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को शपथ भी दिलाना होगा। तो यहां पे बात कर रहा है अनुसूची 4(3) में बोलता है शपथ। अनुसूची 3 में क्या बोलते हैं, शपथ के बारे में बात कर रहा है, यानी ओथ के बारे में बात कर रहा है। कौन से ओथ, कौन से लोग ओथ लेंगे, जो लोग वेतन भत्ता ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, यानी भारत का महान न्यायवादी हो गए। इन सारे लोगों के वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इन सारे लोगों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना।
3 सालों के वेतन भत्ते के बारे में बात कर रहा है। फिर बोला शेड्यूल, अच्छा अनुसूची 4 में बोलता है, अनुसूची 4 में बोल रहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन यानी किस राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें होंगी, किस राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें होंगी, उसके आवंटन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लिखते चीजों को समझ पा रहे हैं ना। देखिए तो शेड्यूल 1 में क्या बोल रहा है, भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहा है। शेड्यूल 2 में बोलता है वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रहा है। शेड्यूल 3 में बोल रहा है, शेड्यूल 3 में बोल रहा है शपथ के बारे में बात करता है, शपथ के बारे में बात कर रहा है। शेड्यूल 4 में बोलता है कि राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यों के लिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन, किस राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें होंगी, किस राज्य में राज्यसभा के लिए कितने सीटें होंगी, उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूची 4, 5, 4 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 5, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 5 में क्या बोल रहा है, 6 में क्या बोल रहा है, 7 में क्या है और 8 में क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। शेड्यूल 5 में बोलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन के बारे में बात कर रहा है कि भाई उनके उत्थान के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है सरकार। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। अब यहां पे बात कर बोला है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति, तो कहाँ किस राज्य में, तो यहाँ पे 4 राज्यों को डिसाइड किया गया है। कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। ठीक है ना। तो शेड्यूल 6 में बोलता है, शेड्यूल 5 में बोलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। शेड्यूल 6 में कौन कौन से राज्य में, तो 4 राज्यों को स्पेसिफाइड किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। शेड्यूल 7 में बोला है कि 3 प्रकार की सूची के बारे में बात की गई है, 3 प्रकार की सूची के बारे में बात की गई है। 3 प्रकार की सूची के बारे में कौन कौन, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही। एक में है केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। तीसरा है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना। इसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग विषय रखे गए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में 100 इसमें है, 61 इसमें है और 52 विषय इसमें रखे गए हैं। ठीक है ना, 52 विषय इसमें रखे गए हैं। तो क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं?
अब देखिए अनुसूची 8 में क्या दे रहा है, 8 में बोला है कि 8 में बोलता है यहाँ पे भाषा के बारे में बात कर रहा है, 22 प्रकार के भाषा के बारे में बात कर रहा है। तो शेड्यूल 8 में भाषा के बारे में यहाँ पर बात की गई है, अनुसूची 8 में भाषा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो शेड्यूल 8 में क्या है, भाषा के बारे में बात की गई है, भाषा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे अनुसूची 9, 10, 11, 12। तो शेड्यूल 9, ध्यान रखेंगे मैंने अभी बताया कि शेड्यूल 9 में और 9 और यहां पे हम लोग लिखेंगे शेड्यूल 10, शेड्यूल 10। मूल संविधान में मात्र 8 प्रकार के ही, मूल संविधान में मात्र 8 प्रकार के ही शेड्यूल था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 12 प्रकार के शेड्यूल रखे गए हैं, 12 प्रकार के शेड्यूल रखे गए हैं। अब यहां पे बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है कि कब कब इसको जोड़ा गया, कब कब इसको जोड़ा गया। तो उसी जोड़ने के बारे में यहाँ पे बात, थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शेड्यूल 9 को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट 1952, 1952 में इसे जोड़ा गया था। और इसमें क्या ऐड किया गया है, तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात की गई है, भूमि सुधार से रिलेटेड यहां पे बात की गई है। ठीक है, तो भूमि सुधार से रिलेटेड इसमें बात की गई है 9वीं अनुसूची में। तो पूछता है कि 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है भूमि सुधार की। कौन से संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है ना, प्रथम संविधान संशोधन के इसमें किया गया है। उसके बाद अनुसूची 10 कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया 92, 52 संविधान संशोधन, संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। और इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है दल बदल विरोधी कानून रखे गए, एंटी डिफेकेशन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून इसमें रखे गए हैं। ठीक है ना, दल बदल विरोधी कानून रखे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 11 और अनुसूची 12, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 हम लोग यहां पे बात करेंगे कि अनुसूची 11 में क्या है और अनुसूची 12 में क्या है। नया पेज ले लेता हूं, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12। तो शेड्यूल 12 को कब जोड़ा गया और 11 को और 12 को कब जोड़ा गया, तो शेड्यूल 11 को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992-93। इसमें क्या जोड़ा गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पूछता है इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो इसमें कुल विषय रखे गए हैं 29। और शेड्यूल 12 में क्या जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन,
1993 इसमें रखा गया है नगर निगम के बारे में, नगर निगम के बारे में बात करता है। और इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं? इसमें कुल विषय 18 रखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का टोटल शेड्यूल के बारे में बात की गई है, टोटल शेड्यूल यहाँ पे हम लोग कर दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देता हूं। हम लोग फिर कल संविधान सभा प्रियम्बल हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान सभा प्रियम्बल के बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो कम से कम प्रियम्बल और संविधान सभा हम लोग कल अच्छे से पढ़ लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम पे। थैंक यू।